एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक में। मेरे और मेरे दोस्त की आवाज़ में एपिसोड 1 और 2 आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम सुनने वाले हैं टाइम मशीन का एपिसोड 3। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं टाइम मशीन को। ये टाइम मशीन तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं पत्थर के पीछे छिप करके बैठा हुआ था, तभी सामने से उठती हुई धूल का पहाड़ मेरी ओर आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, वो आवाजें बढ़ती चली जा रही थी। मेरा मन भय से कांपने लगा। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से छुपा रखा था। अब धूल मिट्टी हटने लगी थी। अब सामने दिख रहा था एक बहुत ही भयानक दृश्य। बहुत से भयानक प्राणी जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था, चाचू जान के मुंह से सिर्फ सुना था, आज अपनी आंखों से देख रहा था। उन सभी प्राणियों का शरीर अलग अलग जानवरों का था, सिर मनुष्य का था। सभी जानवर इतने भयावह और क्रूर दिखाई पड़ रहे थे, मानो जो इनके हाथ लगे उसे कच्चा चबा जाएंगे। सब एक साथ ऐसे दौड़ लगा रहे थे जैसे उनमें हार जीत लगी हो। उसी समय एक जानवर एक बड़े से चट्टान से टकराया कि चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इतना तो साफ नजर आ रहा था कि मेरी मौत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। उनमें से किसी जानवर की नजर मुझ पर नहीं पड़ी और वो दौड़ते हुए आगे निकल गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे निकले, मैं उस रास्ते से हटकर जंगल में घुस गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी दुनिया है। पिरामिड के बाहर मरुस्थल और भीतर हरी भरी विचित्र दुनिया। जंगल में चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। मैं जंगल के अंदर की ओर घुसता चला जा रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। मन थोड़ा शांत हुआ कि अचानक ऊपर से किसी ने मुझे उठा लिया। ऐसा लगा मानो दो काले काले मजबूत हाथों ने मुझे पकड़ रखा था। उन हाथों ने मुझे जोर से ऊपर उछाल दिया कि मैं हवा में ही था कि किसी दूसरे हाथ ने मुझे पकड़ के उछाल दिया। मुझे अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फेंका जा रहा था और पकड़ा जा रहा था मानो मैं कोई गेंद हूं। तभी अचानक एक भयानक आवाज नीचे से आई। मुझे फेंकना बंद कर दिया गया था, पर मैं हवा में लटका हुआ था। मैंने नीचे देखा तो होश उड़ गए। नीचे वही भयानक जानवर जिसका सर इंसान का था और उस पर बैठा व्यक्ति जिसका शरीर तो इंसान का था पर सिर भैंसे का था। उसके हाथों में था एक बड़ा सा भाला। उसने बस भाला ऊपर किया और मेरे पीछे लटके हुए बैग को अपने भाले में फंसा लिया। बैग के साथ साथ मैं भी भाले में लटका हुआ था। डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। मुझे भाले से लटका देखकर और मेरी आवाज सुनकर बहुत से आधे नर सैनिक अपने अपने जानवरों पर सवार होकर आ गए। मैंने मन में सोचा, अगर उस दिन नहीं भागा होता तो मैं भी ऐसे ही घोड़े का सिर लगाए घूमता। पर क्या लाभ हुआ भागकर, फिर उसी मुसीबत में पड़ गया। अब जान भी बचेगी या नहीं कुछ पता नहीं। तभी मुझे वो भाले से लटकाए दौड़ पड़ा। मैं आंखें बंद कर चिल्लाता रहा। वो मुझे लेकर जंगलों से होते हुए नदी के किनारे दौड़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे कच्चा खाएंगे या थोड़ा पकाकर खाएंगे। देखते ही देखते मुझे वो लोग ऊंचे टीले पर लेकर पहुंचे। मुझे वहां से साफ दिखाई दे रहा था। सामने था एक सुंदर सा बड़ा बागीचा और तरह तरह के झाड़। उनके बीचों बीच था एक सुंदर सा भवन। अचानक सभी जानवर और सभी सवार वहीं रुक गए। मुझे उस भाले से नीचे उतारा। मैं डर कर कांप रहा था और वहां सभी जानवर और सवार मुझे घेरे हुए खड़े थे। मुझे भय से कांपते हुए जब उन्होंने देखा तो जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनके बीच से एक 12 सिंघा पर बैठा एक सवार मेरे सामने आया। उसका शरीर बड़ा ही कोमल और सिर 12 सिंघा का था। पर जब नजर उस जानवर पर पड़ी जिसपे वो सवार था तो मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो भी मेरे पास आकर रोने लगा। ये वही बालक था जिसे मैंने पहली बार पतंग बनाकर दी थी और उसी के हाथों से उड़वाया था। उसने मुझसे कहा, कितनी देर कर दी उमर यहाँ आने में। मैंने कहा, ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, उमर तुम्हारे चले जाने के बाद सुल्ताना बहुत क्रूर हो गई थी। उसने गांव के गांव नष्ट कर दिए, यहाँ तक कि गांव के किसी भी पुरुष या बालक को नहीं छोड़ा। उसने सभी को ऐसे जानवर में तब्दील कर दिया और इसी तरह वो अपने उम्र को बढ़ाती गई। जैसे जैसे संसार बदलता गया वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती गई। आज भी वो जीवित है, इसी महल में रहती है और आज भी दुनिया से छिपे हुए है। एक तुम ही हो जो सबसे चतुर थे और उसके हाथों से बच निकले।
पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम अभी भी हजारों वर्षों से जीवित कैसे हो। मैंने कहा, मैं आज का ही मानव था जो कि एक यंत्र की सहायता से भूतकाल में गया था, पर अब लौट कर आया हूँ। मैंने उससे पूछा कि आज भी वो सुल्ताना जीवित कैसे है। उसने कहा उसने हजारों लोगों को मार कर उनकी आयु छीन ली थी, इसीलिए वो जीवित है, पर अब उसकी आयु समाप्त होने वाली है। उसे एक युवक की जरूरत है। तुम यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें बाहर तक छोड़ आएंगे। मैंने कहा, ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम लोगों को इस जीवन से मुक्ति कैसे मिलेगी। उसने कहा, ये बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हें सुल्ताना को उसी गुफा में मारना होगा जहाँ वो हमें मारती थी। वहां से बहकर एक नदी निकलती है जो यहाँ तक बह रही है। तुम्हें उसका खून उस नदी में बहाना होगा, जिससे नदी का पानी पीते ही हम सभी इस नरक से छुटकारा पालेंगे। इस पिरामिड में जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी, फिर ये साधारण सा पिरामिड ही होगा। मैंने कहा, सुना है कि यहाँ बहुत सा खजाना है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? उसी गुफा के अंदर शैतान की एक मूर्ति है जो कि सोने और हीरे से बने गहनों से लदी हुई है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे उस सुल्ताना तक पहुंचाने का प्रबंध करो, मैं तैयार हूँ। सभी जानवर और उन पर बैठे सवार खुशी से झूम उठे। मुझे फिर से उसी भाले के सहारे लटकाया गया। सभी मेरे साथ भयानक आवाजें निकालते हुए सुल्ताना के महल की ओर दौड़ पड़े। वहां पर खड़े पहरेदार भी आधे इंसान और आधे जानवर थे। सभी मुझे महल के अंदर ले गए। महल के अंदर का नजारा बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ सोने की दीवारें और सोने के खंबे थे, जिसमें जगह जगह हीरे जड़े हुए थे। मन किया इनमें से ही थोड़ा सा निकाल लेता हूँ तो किसी खजाने की जरूरत नहीं, पर करता भी क्या, जान तो फंस चुकी थी। मैंने देखा कि सुल्ताना एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठी हुई है। इन्होंने मुझे उसके पैरों के सामने पटक दिया। मैं वहीं जमीन पर पड़ा था। उसी समय एक जानवर आगे बढ़ा और कहा, आपके कहे अनुसार हम एक मानव को पकड़ लाए हैं। ये वही पिरामिड के बाहर घूम रहा था। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठा। मैंने सुल्ताना की ओर देखकर कहा, मुझे इन जानवरों से बचा लो। सुल्ताना मुझे देखते ही खड़ी हो गई और चौंक कर कहा, उमर, तुम और यहाँ, ये कैसे हो सकता है? तुम तो हजारों वर्ष पूर्व भी भाग गए थे मुझे चकमा देकर। मैंने तुम्हारा पीछा भी किया, पर न जाने तुम कहाँ छुप गए थे। कितने दिनों तक मैंने तुम्हारी खोजबीन करवाई, पर तुम नहीं मिले। मैंने कहा, कौन उमर? मैं उसे नहीं जानता। मैं तो तुम्हें भी पहली बार देख रहा हूँ। सुल्ताना क्रोध से लाल हो रही थी। उसका चेहरा और आंखें आग के समान जल रहा था। उसने तुरंत इशारा किया और सभी जानवर वहां से लौटने लगे। देखते ही देखते पूरा महल खाली हो गया। अब बचे थे तो सिर्फ मैं और सुल्ताना। सुल्ताना ने कहा, भले ही तुम उमर नहीं हो, परंतु तुम बिल्कुल उसकी छवि हो। तुम्हें देखकर तो मैं भी धोखा खा गई। मैं उमर से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए मैंने उसके लिए जादुई घोड़ा लाया था, जिस पर बैठकर वो उड़ सकता था। मैं उसे सबसे सुंदर और ताकतवर जानवर के रूप में बदलना चाहती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया। उमर उसी घोड़े पर बैठकर न जाने कहां चला गया, पर तुम भी उसी की परछाई हो। अब मैं तुझे अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। अब मैं तुझे एक कुत्ते के रूप में परिवर्तित करूंगी। हमेशा तुझे अपने साथ रखूंगी, ताकि तुझे देखकर मुझे एक सुकून मिलता रहे। उसने ताली बजाई और 2 पहरेदार अंदर आए। उसने तुरंत ही एक कुत्ता मंगवाया। पहरेदार तुरंत ही एक बड़ा सा कुत्ता ले आए। उस कुत्ते के लंबे लंबे बाल थे, पर उसकी एक आंख फूटी हुई थी। कुत्ते को देखकर मैं हंस पड़ा। सुल्ताना ने कहा, जान निकलने वाली है और तुम्हें हंसी आ रही है। मैंने जानबूझकर ये एक आंख से अंधे कुत्ते को मंगवाया, जिससे तुम हमेशा एक आंख से देखो, और वो भी मुझे। एक पहरेदार ने मुझे पकड़ा और दूसरे ने उस कुत्ते को। हमें घसीटते हुए सुल्ताना उस गुफा में ले गई। पहरेदार वहीं द्वार पर रुक गए। सुल्ताना हम दोनों को अंदर ले गई। अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। वो रोशनी थी सामने ही रखे हुए हीरे जवाहरात की। मेरे सामने थी एक आलीशान शैतान की मूर्ति। सुल्ताना ने कुछ मंत्र फूंका और हाथों में ली एक बड़ी सी तलवार। सुल्ताना ने कहा, इस कुत्ते के साथ यहाँ बैठ जाओ और गर्दन झुका लो। मुझे तो लगा जैसे अभी मेरी जान गई। मैं सुल्ताना के सामने मुंह करके बैठ गया। सुल्ताना ने कहा, ऐसे नहीं, मूर्ति के सामने अपना सिर रखो। मैंने सिर घुमाकर कुत्ते के सामने रख दिया। सुल्ताना गुस्से से आगे बढ़ी और जमीन पर बैठकर कहा, ऐसे बैठना है और गर्दन इस तरह से झुका कर रखना है।
ये बोलकर सुल्ताना ने सिर झुकाया ही था कि मैंने मौका देखकर तलवार उठाई और सुल्ताना के झुके हुए गर्दन पर वार किया। सुल्ताना का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। मैंने तुरंत ही उसे नदी में फेंका और अपने बैग में हीरे जवाहरात और मोती भर लिए। साथ ही साथ मैंने शैतान की मूर्ति के जेवर भी रख लिए। मेरी नजर शैतान की मूर्ति पर रखी अंगूठी पर पड़ी। मैंने वो अंगूठी पहन ली। मैं खजाना लेकर तुरंत ही वहां से निकला और मोबाइल में वही समय डाला जिस समय मैं पिरामिड के अंदर आया था। मैंने जगह उसी होटल का डाला जहां चाचू जान और हुस्ना मेरा इंतजार कर रहे थे। बटन दबाते ही रोशनी हुई। मैं तुरंत ही रोशनी के दीवार को पार करके होटल पहुंच गया। उसी समय पिरामिड के अंदर सभी जानवर और सवार नदी का पानी पीकर मुक्त हो गए। साथ ही साथ वहां की जादुई दुनिया नष्ट हो गई। अब मैं अपने होटल के कमरे में था। मुझे खजाने के साथ देखकर चाचू जान, हुस्ना और वो जादुई घोड़ा जो बच्चे के रूप में था बहुत खुश हुए। मैंने मोबाइल के अंदर फिर से अपने घर का पता डाला और समय डाला। झट से मैंने मोबाइल बटन दबाया कि सामने रोशनी की दीवार थी। हम सभी ने उसमें प्रवेश किया और मेरे घर पहुंच गए। हम सभी ने घर पहुंचकर खजाने को बराबर हिस्से में बांटा। मैंने चाचू जान को यहाँ की भाषा सिखाई और बड़ा व्यापार खोल कर दिया। मैंने हुस्ना से विवाह कर लिया और जादुई घोड़ा एक बच्चे का रूप धारण करके हमारे साथ ही रहने लगा। हम खुशी खुशी रहने लगे थे कि अचानक एक दिन मैं सो रहा था कि मेरा हाथ जमीन पर पड़ा और लादी के 2 टुकड़े हो गए। मैं चौंक कर उठ गया। देखा तो वो शैतान की मूर्ति से ली हुई अंगूठी बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात को चमकती अंगूठी देखकर भी मैं सो गया था। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। सुबह होते ही हुस्ना ने मुझे उठाया और कहा, ये लादी कैसे टूट गई? मैंने कहा, कुछ नहीं, रात को मेरा हाथ इस पे पड़ गया था। हुस्ना ने कहा, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा हाथ क्या हथौड़ा है जो लादी पर लगने से लादी टूट जाएगी? हुस्ना इतना बड़बड़ करने लगी मानो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। शादी से पहले मानो एक नाजुक सी कली थी, पर शादी के बाद अभी 15 दिन ही नहीं बीते कि ऐसा बर्ताव करती है मानो वो महारानी है और मैं उसका दास हूँ। शादी के बाद ये हाल होता है, पहली बार जाना था। शादी के पहले तो सिर्फ फूल थी, पर शादी के बाद फूलन देवी बन चुकी थी। उससे पीछा छुड़ाकर भागता भी कहां। आना तो शाम को घर पर ही था, इसलिए वो चिल्लाती रही और मैं सुनता रहा। बस फटाफट नहा धोकर अपने स्कूल चल दिया। अपने बेटे को जो घोड़े से बालक बना था साथ लिए चला। उसका हाथ पकड़ के उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। मैंने उसका नाम पवन रखा था। उसका दाखला मैंने अपने ही विद्यालय में करा दिया था। वो भी मनुष्यों के साथ मनुष्य की तरह रहने का आनंद ले रहा था। मुझे देखकर पवन ने कहा, पत्नी तेरी तुझको डांटे, क्यों क्रोध से मुझे घसीटे? बच्चा हूं मैं, थक जाऊंगा, ज्यादा घसीटा तो उड़ जाऊंगा। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं, जवाब तू उसका दे सके। तेरे सिर पर बैठ के नाचे, पर तू ना उसे उतार सके। हुस्ना हुस्न की रानी है, लड़ने में सबकी नानी है। तू ना उससे लड़ पाएगा, जोरू का गुलाम बन जाएगा। मैंने कहा, मुझे मत समझा, तू अपनी खैर मना कि मैं तुझे लेकर निकल आया वहां से, वरना वो गुस्से में तुझे भी 4 कोड़े लगाती। पवन ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, पता है मुझे कोड़े कौन खाता। सामने ही विद्यालय था। पवन भागकर विद्यालय में घुस गया। आज विद्यालय आने में थोड़ी देर हो गई थी। मुझे पूरे 10 मिनट लेट था। लेट होने पर प्रिंसिपल मुझे भी ऐसे डांटते थे जैसे मैं भी विद्यार्थी हूं। उनका खौफ बच्चों के साथ साथ शिक्षकों में भी उतना ही था। मैंने घड़ी की ओर देखा और मन में सोचा, अगर आज समय 10 मिनट पीछे हो जाता तो? मैंने बस सोचा ही था कि मेरे सामने प्रिंसिपल आ धमके और कहा, आज फिर देर से आए हो, और घड़ी की ओर देखा। मैंने भी दीवार पर टंगी घड़ी को देखा और होश उड़ गए। प्रिंसिपल भी चौंक गए थे। उन्होंने झट से कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, फिर हाथ जेब में डालकर मोबाइल को देखा, फिर मेरी ओर हंसते हुए देखकर कहा, आज समय पर पहुंचे हो, मुझे लगा रोज की तरह लेट हो गए होगे। ये बोलकर वो आगे निकल गए और मैं सदमे में खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो सिर्फ सोचा भर था और समय 10 मिनट पीछे हो गया, वो भी सभी घड़ियों में। मैं कुछ समझ नहीं पाया और ये सोचते हुए स्टाफ रूम में गया। शांतिपूर्ण वातावरण में मैं शांति से बैठा ही था कि पियून वहां आया।
मैंने उसे आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैंने 2 बार और आवाज दी, फिर भी नहीं सुना। मैंने देखा वो कान में खूंटी लगाकर मोबाइल हाथ में लिए गाना सुन रहा है। मैंने मन में ही जल्लाकर कहा, आग लगे इसके मोबाइल में, दिन भर गाना सुनता है। मैंने बोला ही था कि उसके मोबाइल में आग लग गई और उसने मोबाइल हाथ से छोड़ दिया और चिल्लाने लगा। मैंने झट से मेरे टेबल पर रखे ग्लास का पानी उसके मोबाइल पर डाल दिया। स्टाफ रूम में बैठे सभी शिक्षक वहां भागकर आए। प्यून रोने लगा और कहा, नया मोबाइल लिया था इस महीने की तनख्वाह से, 8,000 का मोबाइल जल गया। मैं अब समझ गया था कि मेरे मन में बोले शब्दों का कमाल है ये। मतलब रात को जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। मेरा हाथ लगने से लादी टूट गई थी। मुझे याद आया कि उस समय मेरे हाथ की अंगूठी चमक रही थी। जरूर ये जादुई अंगूठी है, इसलिए मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां आ गई हैं। यहाँ वो प्यून रोए जा रहा था। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उस मोबाइल को उठाया और कहा, रो मत, मैं मोबाइल को ठीक कर दूंगा। सभी मेरी ओर देखने लगे। प्यून ने कहा, ये तो जल गया है और आपने पानी भी डाल दिया, अब क्या ठीक होगा। मैंने कहा, मुझे आता है मोबाइल रिपेयर करना, मुझे कोशिश करने दो, कल ले लेना मोबाइल मुझसे। तभी घंटी बजी और सभी शिक्षक और मैं अपने अपने वर्ग में चले गए। आज पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। पूरा दिन मन को संभालने में लगा था कि कहीं किसी के लिए कुछ गलत ना निकले। छुट्टी हुई कि झट से पवन को लेकर विद्यालय से निकला। पवन ने कहा, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस मेरे साथ चल। मैं गार्डन की ओर मुड़ा तो पवन ने कहा, यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, तू तेरा मुंह बंद कर और चलता रह। हम गार्डन में पहुंचे तो पूरा गार्डन खाली था। मैं एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा, क्यों ना अपने आप को परख लूं कि मेरे पास कितनी जादुई शक्ति है। मेरे सामने ही एक बड़ा सा चट्टान था, जिसे उठाने के लिए करीब 30-40 लोग भी कम पड़ेंगे। मैंने उसे हाथ से उठाना चाहा तो वो रुई जितना हल्का लगा। मैं थोड़ा दूर खड़ा हुआ और अपने हाथों के इशारों से उसे उठाने लगा। वो चट्टान भी धीरे धीरे उठने लगा। मैं ये देखकर खुशी से उछल पड़ा। मेरे पास अब अपार शक्तियां थी, पर इस आधुनिक युग में मैं इन शक्तियों को कैसे छिपाऊं? एक तरफ अपार खजाना जो घर पर था, उसे छुपाने और संभालने की चिंता अलग थी। वहीं दूसरी तरफ इन जादुई शक्तियों को संभालने और छिपाने की चिंता। मैंने देखा, पवन मेरी ओर आंखें फाड़ कर देख रहा है और उसका मुंह खुला हुआ है। मैं उसके पास गया और कहा, इन शक्तियों के बारे में हुस्ना और घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। पवन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अब हम दोनों घर की ओर चल पड़े। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अपनी शक्तियों को परखने के बाद पवन के साथ मैं घर जा रहा था। पवन भले ही बालक के रूप में था, पर था तो एक घोड़ा। हाथ छुड़ाकर आगे आगे भागना उसकी आदत सी बन गई थी। हमारा घर रास्ते के उस पार था। जेब्रा क्रॉसिंग पर सिग्नल लगते ही हम सड़क पार करने लगे कि अचानक सामने बेकाबू माल वाहन तेजी से हमारी ओर आता दिखा। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पवन को आगे की ओर ढकेला और वो आगे की ओर लुढ़कता हुआ चला गया, पर वाहन से मैं बच ना सका। वाहन मुझसे टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। मेरे साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं, पर जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे सामने पवन खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। हुस्ना हैरानी से मुझे देख रही थी। एक और डॉक्टर खड़े थे। मैंने कुछ बोलना चाहा, पर डॉक्टर ने कहा, आराम करो और कुछ मत बोलो। डॉक्टर ये बोलते हुए बाहर गया कि हुस्ना भी पीछे पीछे बाहर निकल गई। पवन मेरे पास ही बैठा हुआ था। मैंने पूछा, पवन मुझे यहाँ क्यों रखा है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। पवन ने कहा, मुझे भी पता है आपको कुछ नहीं हुआ, पर वाहन के जोरदार टक्कर से आप बेहोश हो गए थे और वाहन चकनाचूर हो गया था। सभी ये देखकर हैरान थे कि तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। डॉक्टर भी यही पता कर रहे हैं, पर रिपोर्ट बराबर है। मैं झट से उठा और कहा, हमें और नहीं रुकना चाहिए यहाँ। ये लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, बाद में मेरा चीड़-फाड़ करने लगेंगे। तुम हुस्ना को लेकर आओ और मैं यहाँ से भागता हूँ। मैंने झट से अस्पताल की खिड़की खोली तो मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। मैं झट से कूद गया और नीचे आ गया और मुझे चोट तक नहीं आई। मैं तुरंत ही अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर मैं बेड पे लेट गया। कुछ ही देर में हुस्ना और पवन घर आए। हुस्ना घर आते ही बरस पड़ी, क्या जरूरत थी तुम्हें अस्पताल से भागकर यहाँ आने की? मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैंने झट से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
मैं बेड पर लेटकर सोचने लगा कि मेरे पास अब अपार शक्ति है, पर इसका उपयोग क्या है। फिल्मों में मैंने बहुत बार देखा है कि जिनके पास शक्तियां होती हैं वो लोगों की मदद करके हीरो बन जाते हैं, पर आज हमारे शहर में तो पुलिस 24 घंटे तैनात है। चोर भी चोरी नहीं करते, अब तो लोग दिन दहाड़े ही सबको ठगते हैं, वो सफेद पोशाक पहने व्यापारी बनकर, जिसे तो आजकल के आम आदमी ही सबक सिखा देते हैं। देश की सेवा और रक्षा तो हमारे असली हीरो करते हैं। मैं इन शक्तियों का उपयोग अच्छे और भलाई के लिए कैसे करूं? मैंने टीवी चालू किया कि मेरे सामने ही एक समाचार चल रहा था। मेरी नजर उस खबर पर आकर रुक गई जहां ये बताया जा रहा था कि एक बड़ा सा समुद्री जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के पास खो गया। मैंने बहुत बार सुना था कि वहां पर जाने वाले बहुत से विमान और समुद्री जहाज खो जाते हैं, परंतु वापस नहीं मिलते। यहाँ तक कि मलबा भी नहीं मिला आज तक। मुझे धन की चिंता तो नहीं है क्योंकि मेरे पास अब अपार धन है, परंतु साधारण रूप से जीने में भी मन नहीं लग रहा। क्यों ना एक और एडवेंचर हो जाए। मैंने पवन को बुलाया। पवन चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। मैंने पवन से कहा, मैं फिर से एक यात्रा पर जाना चाहता हूं, पर अब चिंता है तो मम्मी पापा और हुस्ना की। तू बहुत होशियार है, इसलिए इन सभी की जिम्मेदारी तुझ पर सौंपता हूं। पवन ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? किस यात्रा पर? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा, नहीं, वहां जान का खतरा हो सकता है। मुझे कुछ लोगों की जिंदगियां बचानी है। करीब करीब 1000 लोग उस जहाज में थे जो कल समुद्र में खो गया। कल वो जहाज 3 बजे समुद्र में देखा गया था। उसके बाद वो लापता है। मैं टाइम मशीन की सहायता से उन्हें बचा सकता हूं। हुस्ना पूछे तो बोल देना मैं जरूरी काम से शहर से बाहर गया हूं। मैंने अपने बैग में चार्जर तथा एक बैटरी से चलने वाला चार्जर और कुछ जरूरी सामान ले लिए। मैंने अपने मोबाइल पर कल के 1 बजे का समय और बंदरगाह का नाम डाला जहां से वो जहाज चला था। मेरा टाइम मशीन फिर से तैयार था और मैं तैयार था एक नई शुरुआत के लिए। मैंने पवन को गले लगाया और टाइम मशीन का बटन दबाया और रोशनी का द्वार मेरे सामने था। मैंने झट से उस रोशनी में प्रवेश किया और मेरे सामने था एक बड़ा सा बंदरगाह और उसके सामने था एक बड़ा सा समुद्री जहाज। मैं झट से टिकट काउंटर के पास गया। मैं तुरंत ही टिकट लेकर आया और जहाज पर चढ़ गया। वो जहाज इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा एक शहर उस जहाज पर बसा हुआ हो। उस पर 3 मंजिला इमारत थी तथा पक्की सड़क भी बनी हुई थी। उस जहाज पर बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी थे। सभी के सभी बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्हें क्या पता कि वो किस तरह मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद उस अमरीकी बंदरगाह से वो जहाज यूरोप की ओर चला। सभी ओर हर्षोल्लास था। ऐसा लग रहा था मानो शहर का शहर पानी के ऊपर दौड़ रहा था। मेरा मन भय से भरा हुआ था क्योंकि इस जहाज पर सिर्फ मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इस जहाज का भविष्य जानता था। जैसे ही हमारा जहाज कैरेबियन द्वीप तक पहुंचा, वो दिशा थी 25 डिग्री दक्षिण, 71 डिग्री पश्चिम। मैं भागकर कैप्टन के पास गया। मैंने कैप्टन से कहा, यह जहाज करीब करीब बर्मुडा ट्रायंगल की ओर पहुंच गया है। यदि अभी इसे दूसरी ओर मोड़ लिया जाए तो ठीक होगा, वरना हम बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जाएंगे। कैप्टन ने मुझे जोर से धक्का मारा और कहा, मुझे सिखाता है, यहाँ से हमारा हमेशा आना जाना है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ है ये हमें पता है। हम हमेशा उससे दूर ही रहते हैं। अब हमें परेशान मत करो। मैंने कहा, पर आपको पता नहीं, मैंने भविष्य देखा है इस जहाज का। ये अभी कुछ ही देर में बर्मुडा ट्रायंगल में फंस जाएगा और किसी भी रेडार में नहीं आ पाओगे। कैप्टन ने चिल्लाते हुए कहा, असभ्य है ये, अशुभ बोलता है। चला जा यहाँ से, वरना तुझे अभी समुद्र में फेंक देंगे। मैं उसका गुस्सा देखकर वहां से निकल गया। उसी समय एक समुद्री तूफान हमारी ओर आने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, कहां से इन लोगों को बचाने आया था और कहां खुद ही फंस गया। अब मुझे कौन बचाएगा? अचानक हमारे जहाज को उस तूफान ने अपने चपेट में ले लिया। चारों ओर शोर ही शोर था। कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था तो कोई अपने बच्चों और परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। अचानक हमारे जहाज को एक झटका लगा और मैं सीधे मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने देखा कि चारों ओर से तूफान जहाज को गोल गोल घुमा रहा है। उसी समय चारों ओर धुंध सा छा गया।
एकाएक बिजली कड़की और जहाज पर उसका प्रकाश गिरा और चारों तरफ इतना प्रकाश फैल गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे चुभते प्रकाश की वजह से सभी बेहोश होने लगे। मैंने भी आंखें बंद की और मानो जैसे गहरी नींद में खो गया। न जाने मैं कब तक ऐसे ही पड़ा रहा। अब मैं नींद से बाहर तो आ गया था, पर मेरी आंखें बंद थी। मेरे कानों में भयंकर रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं अपने शरीर को काफी हल्का महसूस कर रहा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली और मेरे आंखों के सामने था, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे कानों में लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे मेरा शरीर बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने नीला आसमान, वो भी बिना किसी बादल के, साफ साफ दिखाई दे रहा था। सूर्य की रोशनी ऐसी थी मानो संध्या का समय हो, पर आसमान के तारे नजर आ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तारों का आकार भी बड़ा हो गया था, पर बड़ा ही अद्भुत नजारा था। एक तरफ सूर्य छोटा सा और तारे बड़े दिखाई दे रहे थे। मैं अभी भी उस जहाज पर लेटा हुआ था, आंखें खोले पड़ा हुआ था। अचानक मुझे बेचैनी से महसूस हुई। मेरा दम घुटने लगा था। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे मेरी अंगूठी की याद आई। मैंने अपना हाथ उठाकर देखा कि अंगूठी चमक पड़ी और उससे निकलता प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ा कि मेरी भी सभी तकलीफें दूर हो गई। अचानक जोर जोर से धम धम की आवाज मेरे कानों में आने लगी। शोरगुल बढ़ गया था। मैं झट से खड़ा हुआ और देखा तो अचंभित हो गया। दूर दूर तक मरुस्थल, मिट्टी लाल रंग की, चमकदार और बड़े बड़े पर्वत, पर जहां भी नजर घुमाओ वहां चारों ओर सूखी हुई जमीन, बड़े बड़े गड्ढे और अनगिनत छोटे बड़े जहाजों का मेला, जिसमें बहुत से हवाई जहाज और बहुत सी पनडुब्बियां भी थी। मैंने दूसरी तरफ देखा तो जहाज के सभी यात्री तड़प रहे हैं। कोई खांस रहा है तो कोई लेटा हुआ है। देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका भी दम घुट रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसी समय धम धम की आवाज और नजदीक आने लगी। सभी लोग और भयभीत थे। कुछ लोग दौड़ते हुए हमारे पास आते दिखाई दिए। उनके हाथों में पेड़ों के लाल लाल पत्ते थे। उनके पीछे एक विलुप्त हो गए जाति का प्राणी चल रहा था, जिसके चलने की आवाज से धरती और हमारा मन दोनों कांप जा रहे थे। वो था एक विशाल गाय डायनासोर। मैंने तो सिर्फ सुना था कि धरती से इनकी प्रजाति नष्ट हो गई, पर ये क्या, ये जानवर यहाँ कैसे? उस पर बैठा व्यक्ति सभी की ओर वही लाल पत्ते फेंक रहा था और खाने के लिए कह रहा था। सभी उस पत्ते को खाने लगे। पत्ते खाते ही उनकी सभी तकलीफें दूर हो गई। अब सभी आसानी से अपने पैरों पर खड़े थे। जो लोग अभी भी जमीन पर पड़े हुए थे, उनका इलाज किया जा रहा था। वो सभी व्यक्ति हमारी तरह की भाषा बोल रहे थे। एक व्यक्ति मेरे पास भी आया और मुझे लाल पत्ता खाने के लिए दिया। मैंने खा लिया। उसे खाते ही ऐसा लगा मानो शरीर में एक अनोखी शक्ति का आगमन हो गया। अब सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं थी और ना ही कोई थकावट। जिन लोगों को चोट लगी थी, उनके घावों पर पत्ता पीस कर लगाया जा रहा था और 2 मिनट में ही घाव भर जा रहा था, जैसे वहां कभी कोई चोट लगी ही ना हो। मैं बहुत हैरानी से भरा हुआ था। मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैंने पास खड़े व्यक्ति से पूछा कि हम कहाँ हैं और आप लोग कहां से आए हैं? ये कौन सा द्वीप है जहां दूर दूर मरुस्थल है? यहाँ तो तारे बड़े और सूर्य छोटा दिख रहा है। हम हैं कहां? तभी डायनासोर पर बैठे व्यक्ति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप सभी का हमारे मंगल ग्रह पर स्वागत है। आज से आप सभी हमारे साथ हमारे ग्रह के वासी हो। आप सभी एक साथ हमारे पीछे पीछे आइए। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं मंगल ग्रह पर कैसे पहुंच सकता हूं? वो व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है। मैंने पहले भी एक बार जादुई दुनिया का अनुभव किया है। हम सभी उसी दिशा में बढ़ने लगे। मैं सबसे अंत में चल रहा था। मेरी नजर जहाज के कैप्टन पे पड़ी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे एक झापड़ जोर से मारा और कहा, क्यों भाई, आप कैप्टन हो ना? क्या कहा था मुझे? मुझे मत सिखा। मेरा हमेशा का यही रास्ता है। ज्यादा बोलेगा तो पानी में फेंक दूंगा। अब ढूंढ पानी और फेंक मुझे। कैप्टन ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता कि हम बर्म्यूडा ट्रायंगल में फंसेंगे?
मैंने कहा, मैंने समाचार देखा था कि तुम्हारा जहाज गायब हो गया है, इसलिए इन सभी को बचाने के लिए टाइम मशीन से एक दिन पीछे आकर इस जहाज पर चढ़ गया था, पर तुम माने नहीं। यहाँ भी तुम्हारी तरह के मूर्ख है जो कहते हैं कि यह मंगल ग्रह है। तभी मेरे सामने खड़े व्यक्ति ने कहा, अभी और कुछ पूछना है कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं धरती से सीधा मंगल ग्रह पर आ गया? कैसे मान लूं कि यह मंगल ग्रह है? मुझे तो जादुई दुनिया लगती है। उस युवक ने मेरे सर पर जोर से मारते हुए कहा, भारत से है क्या? मैंने कहा, हाँ। उस युवक ने हंसते हुए कहा, मैं भी भारत से ही हूं, हजारों साल हो गए उसे देखे। क्या वहां अभी भी लोग जादू, चमत्कार और भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? ये बोलकर वो हंसने लगा। अब मैंने उसके सिर पर जोर से मारा तो वो भी दूर जाकर गिरा। मैंने उसे उठाते हुए कहा, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? गधे, तू भी भारत से आया है तो तू मुझे मूर्ख बनाएगा? तुझे यहाँ आए हजारों साल हो गए, तू ना बूढ़ा हुआ ना ही मरा, और अभी भी तू जवान ही है। फिर मैंने उसे एक मुक्का उसके पीठ पर जमा दिया। मुक्का खाकर नीचे बैठ गया। धीरे धीरे कराहते हुए उठा और कहा, भाई आपका हाथ है या हथौड़ा? मैंने कहा, ये तो प्यार से मारा था, पर तू तो जादू देखना चाहता है ना? बोल पहले मैं कहाँ हूँ और कौन सी जगह है ये? उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, चाहे तो देख लो, वो दिख रही है हमारी पृथ्वी, और वो रहा सबसे बड़ा ग्रह गुरु। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। सच में मेरे सामने नीले रंग का पृथ्वी दिखाई दे रहा था। मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि मंगल ग्रह से पृथ्वी नंगी आंखों से दिखाई देती है। अब मुझे विश्वास होने लगा था, क्योंकि यहाँ पर भी पानी का नामो निशान नहीं। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है। मेरे सामने मुझे दो दो चांद दिखाई दे रहे थे, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं था। यहाँ ऑक्सीजन भी कम थी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि मंगल ग्रह पर सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। अब मुझे यकीन तो हो गया था कि यह मंगल ग्रह है, पर हम जीवित कैसे रहेंगे? मैंने उस व्यक्ति से पूछा, अभी भी मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। उस व्यक्ति ने कहा, आप सिर्फ हमारे साथ चलो, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। हम सभी एक बड़े से पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी थी। मैं समझ गया कि ये जरूर ओलंपस मॉन पर्वत है, जो कि पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत है। हम सभी पर्वत के नीचे पहुंच गए। तभी डायनासोर पर बैठे व्यक्ति ने डायनासोर के ऊपर से एक आवाज निकालकर इशारा किया कि डायनासोर ने पर्वत के नीचे एक बड़े चट्टान को हटाया। अंदर एक लंबी सी गुफा थी। सभी लोग डरे और सहमे हुए थे, पर मजबूर थे सभी अंदर जाने के लिए, क्योंकि बाहर रहते तो भी मौत ही मिलती। सभी डरते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगे कि अचानक एक शीतल रोशनी सभी पर पड़ी। वो रोशनी चांद की तरह शीतल प्रकाश देने वाली थी। उस रोशनी ने हमारी आंखों पर चमक का पर्दा डाल दिया था, पर जैसे ही हमारे सामने उस चमक का पर्दा हटा कि सभी खुशी से नाच उठे, क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा किसी ने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हम किसी परी लोक या फिर स्वर्ग लोक में आ गए हों। मेरी नजर एक जगह टिक नहीं रही थी। मेरे सामने था लोगों को अपनी ओर खींचने वाला नजारा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगल ग्रह का मरुस्थल देखकर जहां आंखें भी सूख गई थी, पर पर्वत के अंदर का अद्भुत दृश्य देखकर तो ऐसा लगा जैसे मैंने कभी इतना सुंदर नजारा नहीं देखा था। पूरा वातावरण जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर बाग थे, रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां। वहां सभी के घर भी बड़े अद्भुत थे। चट्टानों को काट कर उसी के अंदर 2 मंजिला 3 मंजिला घर बनाए गए थे, और बाहर से चट्टान छोटे छोटे पौधों और लताओं से भरे पड़े थे। मैंने कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा था। देखने पर ऐसा लगता कि मानो ये सुंदर सा छोटा शहर है। एक तरफ खेत तो दूसरी तरफ औषधीय वनस्पतियों का जंगल। खेतों को बैल नहीं बल्कि डायनासोर जोत रहे थे। वहां ऐसे ऐसे कई जीव थे जिनका धरती पर नामो निशान न था। मेरा तो दिमाग चकरा गया जब मैंने मंगल ग्रह पर पानी देखा। शहर के बीचों बीच तालाब, और उसी तालाब से होकर पानी खेतों और जंगलों तक पहुंच रहा था। तभी एक जोरदार आवाज आई। डायनासोर पर बैठा व्यक्ति सभी को कहने लगा, आप सभी उस मैदान में ठहरें,
आप सभी को घर और काम दोनों दिए जाएंगे, पर यहाँ कोई झगड़ा या मारपीट नहीं चलेगा। आप सभी को सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। सभी को अपने पसंद का काम मिलेगा। मैंने उस व्यक्ति से पूछा जो कि मेरे साथ चलकर आया था और मुझे बताया था कि यह मंगल ग्रह है। मैंने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई ये कैसी दुनिया है जहां अपनी पसंद का काम और घर दोनों मिल रहा है। यहाँ पर प्राचीन जीव से लेकर आधुनिक जीवन के मनुष्य भी हैं। यहाँ का पूरा राजकाज कौन चलाता है जो कि शांति बनी हुई रहती है? उस व्यक्ति ने कहा, वो सुंदर सा जो महल है उसमें हमारे राजा रहते हैं। वो रोज दिन के समय 1 घंटा बाहर आते हैं और रात के समय 1 घंटा बाहर आते हैं। पूरा कामकाज देखते हुए चले जाते हैं। मैंने कहा, और पूरा दिन क्या करते हैं? उसने कहा, अपने सिंहासन पर बैठकर रोते रहते हैं। मैंने कहा, क्यों रोते हैं और कब से रो रहे हैं? उनका कोई गुजर गया है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, लगभग हजारों वर्ष से मैं इन्हें ऐसे ही देख रहा हूं, पर ये नहीं पता कि क्यों रो रहे हैं। हजारों वर्षों से यहाँ कोई नहीं मरा। मैंने फिर उसके सिर पे जोर से मारा और वो फिर दूर जा गिरा। मैंने उसे उठाया और कहा, फिर बकवास की तो और मारूंगा। तू कहता है कि तुझे यहाँ आए 1000 वर्ष हुए हैं, तो तू हिंदी कैसे बोल लेता है? हजारों वर्ष पुराने लोग भी क्या हिंदी बोलते थे? उसने कहा, मैं धरती पर समय समय पर बोली जाने वाली सभी भाषाएं बोल लेता हूं। यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी बोलते हैं। ये सभी अलग अलग समय पर उस बर्मुडा ट्रायंगल में फंस कर आए हैं। यहाँ तक कि ये भयानक जीव भी बर्मुडा ट्रायंगल में ही फंसकर यहाँ आए हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की आयु रुक जाती है। मैं ही नहीं, यहाँ पर आया हुआ एक बालक भी हजारों वर्षों तक बालक ही रहेगा। पर क्यों ये हमें पता नहीं, पर हमें यही स्वर्ग लगता है, इसलिए हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने कहा, यहां से वापस धरती पर कैसे जाएं? क्या तुम्हें पता है? उसने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। इसका जवाब राजा के अलावा कोई नहीं जानता। पर एक व्यक्ति और था जिसे पता चल चुका था कि बाहर कैसे जाएं। मैंने कहा, कौन है वो? उसने कहा, अब वो यहां नहीं है, वो धरती पर वापस चला गया। सन 1945 में एक पायलट आया था जेट 19 में। वो राजा का सेवक बन गया था। वो राजमहल में ही रहता था। एक दिन बाहर आया और लोगों से वापस धरती पर जाने की बातें करने लगा। पर यहाँ पर सुख भोग रहे लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। उस रात वो कहाँ गया किसी को पता नहीं, पर अगले दिन से वो नहीं दिखा। मैंने कहा, इस समय उनका सेवक कौन है? उसने कहा, कोई नहीं है। जब से वो गया तब से राजा अपना कार्य स्वयं करते हैं। इंसान स्वार्थी होता है। सभी अपार सुख और शांति पाकर राजा को ही भूल गए। मैंने कहा, मुझे उनका सेवक बनना है। मैं भी जानना चाहता हूं इसका राज। यहाँ बहुत से राज हैं जो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। उसने कहा, तुम बड़े ही मजेदार हो। मैंने कहा, ठीक है, तो तुम भी अब मेरे साथ ही रहो। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम देखने में ही मनहूस लगते हो। जरूर तुम उस नाव में चढ़े होगे और ये लोग उसी वजह से यहाँ फंस गए। मैं तो भाग लेता हूँ, वरना मैं भी किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो जैसे ही भागने को तैयार हुआ कि मैंने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। मैंने कहा, ये तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ मौत नहीं आती। अगर मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं तो टूटे हुए हाथ को लेकर सदियों तक घूमते रहोगे। ये सुनकर वो रुक गया। उसने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा कहीं, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें राजा के यहाँ सेवक का कार्य दिलाता हूँ। मैंने उसका हाथ छोड़ा तो उसने कराहते हुए कहा, बड़े बेरहम हो यार तुम हमारी दुनिया से चले जाओ, यही बेहतर है। तभी वहां एक व्यक्ति आया जिसके पास बहुत मोटी सी पुस्तक थी। उसने उसे खोला और लाइन से सबका नाम और उनका पसंदीदा काम लिखने लगा। वो सभी को समूह के साथ एक एक घर में भेजने लगा। वो जब मेरे पास आया तो मैंने उसे अपना नाम बताया और पसंदीदा काम पूछने पर सेवा करना बताया। मेरे साथ खड़े व्यक्ति ने उससे कहा, क्यों ना इसे राजा की सेवा में लगा दिया जाए। वैसे भी हट्टा कट्टा है और समझदार भी मालूम होता है। उसने मुझे कहा, ठीक है, आज से तुम्हें राजा की सेवा में रखा जाता है।
मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे इनके साथ ही रहने का मौका दें। उसने कहा, ठीक है, तुम इसे साथ ले जाओ और राजा की सेवा कैसे करनी है समझाओ। वो पुस्तक वाला इंसान पुस्तक लेकर के हटा तो मैंने अपने दोस्त से कहा, क्यों जनाब, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगा, अब हम मित्र हैं, अपना नाम तो बता दो। उसने कहा, मेरा नाम है झुन्नू। मैं उसका नाम सुनकर जोर से हंस पड़ा कि उसने कहा, तुमने तो अभी तक कहा था कि परेशान नहीं करोगे, फिर हंसे क्यों? मैंने कहा, बस ऐसे ही हंसी आ गई, चलो अब राजमहल में चलते हैं। मुझे अभी बहुत कुछ जानना था। वो मेरे साथ राजमहल की ओर चल दिया। हम राजमहल के सामने आ गए और देखा कोई सिपाही नहीं, कोई चौकीदार नहीं। मैं राजमहल के अंदर गया। राजमहल इतना बड़ा और आलीशान था कि नजर एक जगह नहीं टिक रही थी। सभी तरह की सुविधा थी उसमें। ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने उसमें टीवी और कंप्यूटर भी देखा। मैंने झुन्नू से कहा, ये सब और यहाँ? तो उसने कहा, इसमें कौन सी नई बात है, पिछले वर्ष ही एक नाव आई थी, उसमें ये सभी चीजें थी, तो हमने ये राजा को दे दी मनोरंजन के लिए, ताकि वो रोना बंद करें। फिर भी वो रोते रहते हैं। मैंने पूछा, झुन्नू, मुझे तुरंत राजा के पास ले चलो। झुन्नू ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वो रहे राजा। मैंने देखा कि ऊंचे से सिंहासन पर राजा बैठे हुए हैं और आंसू बहाए जा रहे हैं। वो राजा कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं, बल्कि एक नौजवान और बहुत ही सुंदर था। उसके चेहरे पर बहुत ही चमक थी, पर आंखों में बहुत दर्द और तकलीफ थी। उसने मुझे देखा और कहा, क्या तुम ही मेरे नए सेवक हो? मैंने कहा, हाँ महाराज। तुम जाओ और थोड़ा आराम कर लो, लंबे सफर से आए हो। झुन्नू मुझे उसी कमरे में ले गया जहां पहले पायलट रहता था। उसने कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूं। ये बोलकर वो चला गया। मैं बहुत ही हैरान था और यहाँ का राज जानने के लिए उत्सुक था। मैंने सोचा, क्यों ना कपड़े बदल लूं। अलमारी खोली तो एक बुक गिरी। मैंने उसे उठाकर देखा तो उसके पहले पन्ने पर ही एक हवाई जहाज का चित्र था। मैं समझ गया ये उसी पायलट की बुक है। मैंने दूसरा पन्ना खोला तो भाषा अंग्रेजी थी। मैं पढ़ने लगा। ये उसकी जीवनी थी। उसमें सभी घटनाओं का जिक्र था, जैसे कि उसका आना, राजा की सेवा करना, और फिर पढ़ा राजा से हुई उसकी वार्तालाप। जब उसने राजा से पहली बार पूछा कि आप हमेशा रोते क्यों हो, आपको कौन सा कष्ट है या कौन सा दुख है जो आप इतनी तकलीफ में रहते हो। राजा ने पायलट के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, मेरी तकलीफ और कष्ट जानकर तुम क्या करोगे? मेरी तकलीफ का कारण मैं खुद ही हूं। मेरी ही वजह से आज इतने लोग यहाँ फंसे हुए हैं, अपने परिवार और अपनी धरती को छोड़कर यहाँ जी रहे हैं। हजारों वर्ष बीत चुके हैं, पर ना इन्हें मुक्ति मिल सकती है, ना ही मुझे। हम सिर्फ इस समय के चक्र में फंसे हुए हैं। पायलट ने कहा, पर ये कैसे हुआ? मुझे जानना है, कृपया कर पूरा विस्तार से सुनाएं। राजा ने कहना। आगे राजा ने बताया क्या, ये अब हम जानेंगे 4th एपिसोड में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। उसका भी साइकोलॉजी ज्ञान और IQ लेवल जरूर से बढ़ाइएगा। अब मेरे और मेरे दोस्त की आवाज़ में ये टाइम मशीन हिंदी ऑडियो बुक आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।